हेलो दोस्तों, आज हम लेकर फिर भी हाजिर हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक। ठीक है, तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चे रेगुलर अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। और जो नहीं है कक्षा 10 में, वो अपने दोस्तों के ग्रुप्स में या किसी के ग्रुप्स में के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको ये फ्री क्लास मिल सके और उनका आगे का जो बोर्ड का प्रिपरेशन है, जो कक्षा 10 की तैयारी, वो आसानी से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ देना है। केवल सब्सक्राइब करने से मुझे और मेहनत करने का हक मिलता है, और जिससे मैं और मेहनत करने के लिए उत्सुक होता हूं। तो अगर आप चैनल में नए हैं या आप बोर्ड के या कक्षा 10 के बच्चे नहीं भी हैं, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके आसपास के लोगों को ये वीडियो मिल सके, जिससे उनकी कक्षा 10 की तैयारी हो सके। हम अभी साइंस की भी वीडियो बनाएंगे और साइंस के भी क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, नोट्स भी देंगे हम, ये भी नहीं है कि हम सबकी नोट्स देंगे, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, आपको सब कुछ फ्री में देंगे। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को देखना, वीडियो को शेयर करना, जो भी कमी है उसको कमेंट बॉक्स में बताना। हम एक एक क्वेश्चंस को आपको करवाते जाएंगे अच्छे तरीके से, जिससे आपको एक भी डाउट ना बचे। आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो मेरा व्हाट्सएप आपके पास में है 7309 करके, ये इसमें डाल सकते हैं। मैं आपके आंसर को जरूर बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम फिर आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके बच्चों को या आप जैसे बच्चों को, आपके पड़ोसियों को मैं अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकूं। चलिए, हम एग्जाम्पल 7 तक कर चुके थे। ठीक है, यहां एग्जाम्पल भी पूरे होंगे, एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तो आपके पास चैप्टर जैसे खत्म होगा, इससे आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से बोर्ड की तैयारी होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 क्या कहता है आपके पास में? संख्या 6 और 72, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। चलिए एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है? 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड है 2, 2। उसके बाद आपके पास में 2, 3 और 3। ये हमारे पास 72 का है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। फिर 120 का हम लिख सकते हैं, 120 का अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं 2, 2, 2, 3, 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3
3 5। अब हमको HCF चाहिए। HCF कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया था जो जिन संख्याओं का आपको HCF चाहिए उनमें कॉमन टर्म्स में सबसे छोटी पावर का वैल्यू लेना है। कॉमन टर्म्स में, कॉमन आपके पास में गुणनखंड में, कॉमन गुणनखंड में आपको सबसे छोटा घात वाला गुणनखंड लेना है। ठीक है, तो जैसे यहां पास 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात किसकी है? इसकी है, तो 2 की पावर 1। इसमें भी 3 की पावर 2 3, तो इन तीनों में 3 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात कौन है? 3 की पावर 1। तो HCF निकल के आया 2 3 जा 6। इस तरीके से आपके पास HCF निकाल सकते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है उसके सबसे बड़ी घात लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो और इसमें 2 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इन तीनों में जो 3 है वो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की पावर 2 है। इसमें देखिए 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन इसको भी लिया जाएगा। इस तरीके से हमको एलसीएम निकल के आया कितना? अगर देखे एलसीएम की वैल्यू देखे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। इस वाले 120 में अगर देखे इसे सेम टू सेम है, लेकिन एक 3 ज्यादा है। ठीक है, 1 3 ज्यादा, या 3 की पावर 1 है, वहां 3 की पावर 2 है। मैं मल्टीप्लाई को इजी करना चाह रहा हूं, नहीं आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहां 2 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 1 है, 5 है, लेकिन यहां पास 1 3 ज्यादा है। इसका मतलब 120 इंटू 3 कर सकते हैं। इसमें ये इस फैक्टर का मतलब है 120, एक 3 ज्यादा है तो 120 का आप 3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 120 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। ये हो गया आपके पास में एलसीएम। ठीक है, अब आप इसे नोट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और आगे वीडियो को बनाता रहूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। अब हम बोलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में हमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप जो नीचे संख्या लिखी हुई हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट नंबर अगर आप देखें तो 142, ठीक है, आपके पास मिलेगा 2, उसके बाद 7 इंटू 5। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, मैं यहां पास लिख दे रहा हूं 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। 156 को आप लिख सकते हैं 2 उसके बाद फिर से 2, उसके बाद आपके पास में देखिए 2 से डिवाइड हुआ आपके पास में, अगर आप कर सकते हैं फिर 3, फिर 13। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। 2 की पावर 2, 3 इंटू 13,
ये आपके पास में 156 का हो गया। फिर 3825, ठीक है, 3825। देखिए अब ये तो नॉर्मली है, आपने इसको कर लिया 3825 का, आसानी से आप कर सकते हैं। ये 2 से 2 का फैक्टर इसमें नहीं होगा, लास्ट में 5 है, 5 से करते हैं, ठीक है। तो यहां पास आप 3 से भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप 5 से करेंगे। कर लेते हैं 3, ठीक है। अब बहुत बड़ा है तो हम इधर इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल फैक्टर बना सकते हैं। 3, 2, 7 और 5। फिर से 3 से डिवाइड होगा क्या? 4, 2 और 5। फिर से 3 से डिवाइड होगा क्या? 1, 4, लेकिन नहीं डिवाइड होगा। अब 5 से चलेंगे हम। 8 और 5, फिर 5 से चलेंगे, 1 और 7। तो इस तरीके से इसका फैक्टर मिला 3, 5, 5 और 17। तो ये मिलेगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, ठीक है। फिर आगे की तरफ 5005 है, इसका भी करें हम तो 3 से कर लीजिए आप। 3 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास 5 से होगा। 3 से ये नहीं हो रहा है, 5 से होगा। 5 से कर लें, या इधर इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5005, 5001। फिर आप इसको 7 से करें, 5 से तो अब नहीं जाने वाला है, 7 से करें इसको। 7, 1 टाइम जाएगा, 4 और 3, 7, 3 टाइम जाएगा और ये 3, ये हो गया 143 आ गया आपके पास में। अब इसको क्या करें आप? 11 से करें, 1 और 13, फिर 13 से करेंगे, ये खत्म। तो हमारे पास फैक्टर निकल के आया 7, 5 और 11 इंटू 13। इस तरीके से ये फैक्टर निकल के आया। 5th नंबर कैसे करेंगे हम? 7, 4, 2, 9। 7, 4, 2, 9 को हम कैसे करेंगे? तो हम ये जानते हैं, इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। 7, 4, 2, 9 को अगर हम 7, 4, 2, 9 को हम अगर 17, देखो 17 से डिवाइड होगा, ठीक है, 17 से डिवाइड होगा आपके पास में, 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी आपके पास में 17 से डिवाइड करते हैं आपके पास में, उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास 4 टाइम्स, फिर आपके पास में आगे की तरफ 68 हो, अब 64 होगा, सॉरी 68 होगा, 4 जाएगा आपके पास में आगे की तरफ, तो आपके पास में ही बनेगा 42, ठीक है। इस तरीके से ये बना। 42 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना आपके पास में
8। उधर की तरफ करेंगे तो वैल्यू आपको और मिलेगी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करिए। आप 64 नहीं 6 जाएगा, 62, हाँ 62 बनेगा, 3 बनेगा। उसके बाद आप आगे की तरफ और बढ़ेंगे, आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो आपके पास में 62 में से 51 गया तो कितना बना आपके पास में 11, और ये बनेगा आपके पास में 7। फिर से आप डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है। जो वैल्यू मिलेगी उसको उधर कर दीजिए आप, फिर 3 टाइम्स, ठीक है। 5 मिला था, 5 उधर किया, 57, 57, 19, 3 जा 57 होता आपके पास में, तो 23 से फिर से डिवाइड होगा, तो आपके पास ये वैल्यू बनी 19 इंटू 23। इस तरीके से आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ी संख्या है तो आप इसी तरीके से आप प्राइम अभाज्य गुणनखंड करिए और उसको यहां पास प्रदर्शित कर दीजिए, तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो और उसके बाद आप इसको बोर्ड पेपर में इसको हटा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये दिखना नहीं चाहिए कि आपने एक जूनियर क्लास लेवल का मेथड अपनाया हुआ है, ठीक है। तो आप नोट करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लिखे हुए हैं युग्म, इनके हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये हमको। तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर हम जांच करते हैं इस फार्मूले को, यानी इस कंसेप्ट को लगा करके। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये जांच करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 इंटू 13 ये हो गया पहले पास में, ठीक है। फिर 91 का क्या मिला, 91 का, 91 के लिए अगर देखा गया तो हमें मिला 7 इंटू 13, ठीक है। अब इसमें हम एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएफ, एचसीएफ जो कॉमन है उसको हम लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन ये है, तो ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या है, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो कॉमन है उसको भी लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिया जाएगा। मतलब 7 और 2 को भी लिया जाएगा और 13 को एक बार लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए 13 और 7 का मल्टीप्लाई 91 है, और डबल कर दीजिए आप, फिर 281, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमें अभी और भी कैलकुलेशन करना है, कह रहा है कि जांच कीजिए। तो जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जांच के लिए कह रहा है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम
ये होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब जिनका निकाला हुआ है अपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो हमने 26 और 91 के निकाला, तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया इसमें, 26 1 जा 26 ही होता है, मल्टीप्लाई कर लिया, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, 26 9 जा जो होता है आपके पास में, वो आपके पास में 26 1 जा 26 ही होगा, 6 और 26 9 जो होता है आपके पास में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 के 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, 54 की 4 बनेगी, 9 और 2 18, 18 प्लस 5 23, और फिर अभी आपने 2 निकाला हुआ था, 2 तो 2 36 ये बन जाएगा। इधर भी देखिए मल्टीप्लाई करिए 6, ठीक है, 13 8 जा 104, ठीक है, 13 8 जा 104, और 104 प्लस 2 106, 10 बचा, 13 1 जा 13 प्लस 10 23, तो इधर दोनों का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणनफल किसके बराबर है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो ये रूल आप प्रीवियस क्लास यानी जूनियर क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के सवाल आप कर सकते हैं, गुणनखंड करते जाइए, आप वैल्यू निकलती जाएगी आपके पास में। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगला सवाल हम करते हैं 510 और 92। ठीक है, 510 इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 2 5 इंटू 3 5 और 17 ये होगा 92, तो कितना बनेगा? 2 2 एंड 23 ये बनेगा। अब एचसीएफ कॉमन कितना है? 2, बस। एलसीएम कॉमन कितना है? 2, ये 2 कॉमन नहीं है, ऊपर 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, और 23 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इन सब का जो मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर जो वैल्यू आएगी एचसीएफ मिल जाएगा 2 और एलसीएम मिल जाएगा ये, फिर उसी तरीके से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे एचसीएफ करिए आप, तो अगर एलएचएस बराबर एचएस है तो जांच सही है आपके पास में। ठीक है, आगे वाला सवाल आप खुद अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने निकाल के दिखाया हुआ है कैसे करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला। यहाँ 3 का है, 3 का जैसे आपके पास 2 का करते हैं वैसे 3 का करेंगे, मैं एक करके बता दे रहा हूं। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3, 15 है, 13 नहीं है, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 7, एचसीएफ। इन तीनों में देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, एक चीज कॉमन है वो है 3,
तो ये आ गया 3, HCF आया 3, LCM जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM भी निकल आएगा। इस तरीके से सब कुछ दूसरा और तीसरा भी करना है, ठीक है। ये मैंने पहला करवा दिया, इसका तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा भी इस तरीके से गुणनखंड कर लीजिए और फिर HCM और LCF निकाल लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन बुकलेट खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। HCF 306657 का HCF जो है वो 9 दिया है। तो और हमसे कह रहा है इसी दो संख्या का HCF दिया गया है और कह रहा है इन्हीं दो संख्या का LCM ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्या का HCF आपको दे दिया गया है और कह रहा है दो संख्या का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। वो क्या फार्मूला है? चौथा नंबर कह रहा है दो संख्या क्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। ये चीज हमको ज्ञात है। दो संख्या हमारे पास कितनी है? एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657 और इन दोनों का HCF दे रखा है 9 और LCM का अता पता नहीं है। कैलकुलेशन करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो 9 को हमने डिवाइड किया अपन, बचा कितना? LCM, ठीक है। जब 9 को डिवाइड किया तो बचा हमारे पास में LCM। डिवाइड करने के बाद हमको मिला 9 3 जा 27, बचा 3, 9 4 जा 36, ठीक है। 9 3 जा 27 और बच गया 3, 3 इधर देंगे तो 36 बन जाएगा और 9 4 जा 36 होता है तो 34 बना। अब 34 का मल्टीप्लाई कर लीजिए हम, 34 का जो मल्टीप्लाई होगा वही LCM आएगा। चलिए 4 सते 28 2, ठीक है। 4 5 6 20 2 22, 4 6 24 24 और 2 26, 3 से 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 7 और 6 13, 12 और फिर 2। तो कैलकुलेशन क्या निकल के आई? LCM 2 2 3 3 8, LCM निकल के आया इतना, ठीक है। फिर अगला सवाल, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं जाता है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक पावर मिलती है और उस पावर के साथ मैं मेहनत करते हुए आपको एक लेक्चर हमेशा डेली अपलोड करता हूं, ठीक है। तो मुझे आप पावर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो भी गलतियां हो उस गलतियों को आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और लोगों के साथ शेयर करिए चैनल्स को, जिससे लोगों तक ये चैनल जाए। और जो हिंदी पट्टी में, जो जहां तक आपके पास में एजुकेशन नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये जो चैनल है बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई फ्री में होगी। इवन मैं कहूं कि कक्षा 10 के मैथ की पूरी पढ़ाई फ्री में होगी, कक्षा 10 के साइंस की पढ़ाई पूरी फ्री में होगी,
ठीक है। और आप इवन अगर चला तो सोशल साइंस भी आपके पास में हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप पावर देते जाएंगे तो हम टीचर्स को ला करके भी पढ़वा सकते हैं, लेकिन अगर आप पावर नहीं देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल्स को, तो हम टीचर्स कहाँ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप खूब ढेर सारे लोगों से के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 एग्जाम्पल की तरीके से है। एक एग्जाम्पल इसके पीछे हो चुका है। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, कह रहा है n के, ठीक है, किसी n के लिए 6 की पावर n जो अंक है वो 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? तो हम जानते हैं 6 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अगर देखें तो 2 इंटू 3 ये हमारे पास है। ठीक है, ये हल ही समझिए यहां से, ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में करना है। 6 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस संख्या में आपके पास में 2 और 3 में एक 5 भी होना चाहिए, जिससे ये संख्या 5 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के 0 में समाप्त हो जाए। यहां 5 नहीं है तो ये संख्या 0 में समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या को 0 में समाप्त होने के लिए कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए, मतलब 2 गुणे 5 का गुणनखंड 1 तो होना ही चाहिए। अगर 1 नहीं है ये गुणनखंड, कम से कम एक ये पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो कोई भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। मतलब एक जोड़ा बनना चाहिए 2 और 5 का। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में 6 की पावर n में 2 गुणे 5 यानी 2 की पावर आपके पास p और 5 की पावर q का अभाज्य गुणनखंड खंड नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृतक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऐसा एक सवाल पीछे हो चुका है उदाहरण में। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान तरीके से इसको भी करेंगे हम। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से तो डिवाइड हो और किसी और संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या देते हैं। जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखते हैं, अगर ये संख्या है किसी और संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो ये भाज्य कहलाएंगी, अगर नहीं हुई तो ये भाज्य नहीं कहलाएंगी। तो 7 पहला पार्ट करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यानी एक से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो 13 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 1 कॉमन लिया, प्लस का 1 इंटू का 13। ठीक है, तो हमने इनमें 77 प्लस का 1 इंटू 13 और देखा हमने 78 इंटू 13, मतलब इस नंबर के एक से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, इस नंबर के एक से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे एक से, ठीक है, सिंपली एक से ज्यादा
अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा वाला भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली क्या है, भाज्य संख्या है, यहां लिख लेते हैं भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा वाला भी करते हैं। 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 कॉमन लिया, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, 5 हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 और 2 कितना हुआ 84, 42 इंटू 2 कितना हुआ 84, 84 में फिर से 12 का मल्टीप्लाई करें 48, 4 बचा। ठीक है, 12 to 96, 96 प्लस 4 100 और प्लस का 1 गुणे में 5। फिर से हमने देखा 1009 गुणे 5, एक से ज्यादा गुणनखंड है, एक से ज्यादा गुणनखंड है तो इसका मतलब भाज्य संख्या है। रीजन क्या है, एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।